हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी आपका 9 जून को एग्जाम है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। अब आप प्रैक्टिस रिवीजन इसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए बजाय कुछ नया पढ़ने के। देखिए, अभी जो टेस्ट करवा रहे हैं ये मॉडल टेस्ट है, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा ये लगे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कोशिश है जो आपका सिलेबस है उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके बाद पूरी कोशिश रहेगी कि एक और मॉडल टेस्ट करवाया जाए आपको, ताकि अगर इसमें कोई टॉपिक को कुछ छूट गया है जहां से इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको नेक्स्ट में करवा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और कम से कम आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जो 40-50 पीडीएफ जो टेस्ट के सेंड किए हैं आपको, वो सेंड किए हैं वो तो कम से कम आप पढ़ लीजिए, उनको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तो भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जनरल स्टडीज के पेपर में काफी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं अभी तक, इंक्लूडिंग रिवीजन टॉपिक वगैरह। ये सब देखा जाए तो काफी चीजें लगभग बहुत सारा कवर कर चुके हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग टेस्ट सीरीज या फिर जिन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा अपडेट नहीं है, मैसेज करके पूछते हैं चीजों के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पे करवाई जा चुकी है। तो मैं तो फिर से यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली चीजों का पता रहे कि ये चीजें करवाई जा चुकी है। और ये अगले बैच वाले तो कम से कम स्पेशल ध्यान रखें जिनका अगस्त और सितंबर वगैरह में एग्जाम है, ताकि आपको ये अपडेट रेगुलर पता रहे। कोई इधर उधर के चैनल मत देखिए जाने क्या कोई इश्यू चल रहा है उसको लेकर आप इससे जोड़ देते हैं, जो ऑथेंटिक चीजें हैं। और नहीं तो आप एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर लीजिए, कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करते रहते हैं, हर एग्जाम में यही कहानी है कि जो लोग तैयारी नहीं करवाते हैं वो अननेसेसरी के आपको थंबनेल या फिर कोई टाइटल वगैरह लगा कि क्या 9 जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, इस तरीके के लगा के आपको शुरू से गुमराह कर रहे हैं। तो इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी लेट्स बिगिन। कोई सजेशन हो कोई तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, या कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा। मई 2024 तक मध्य प्रदेश राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? मई 2024 तक लिया है, इसीलिए यहाँ मई 2024 लिखा है। अगर आपके अप्रैल आता है या मार्च आता है तो भी यही डेटा रहेगा, मार्च अप्रैल मई, ये तीनों के लिए यही क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये मध्य प्रदेश में अभी तक कितने मिल चुके हैं? देखिए, टोटल जो मध्य प्रदेश में मिले हैं ये 24 हैं। लास्ट जो अभी रिसेंटली मिला था ये एक तो लहसुन वाला क्वेश्चन, रतलाम रियावन लहसुन का तो करवा दिया था हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद में ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी मिला है और मध्य प्रदेश को भी मिला है। जो कठिया गेहूं है बुंदेलखंड रीजन का, उसको भी जीआई टैग मिला है, और ये 24वां है मध्य प्रदेश का जो कठिया गेहूं है। तो टोटल 24 अभी तक ये जीआई टैग मिल चुके हैं। इससे पहले जो महोबा का था उसको मिला था, नागपुर ऑरेंज को मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र दोनों को नागपुर के जो संतरे उसमें मिला था, जबलपुर स्टोन क्राफ्ट को मिला था उससे पहले, ग्वालियर हैंडमेड है, उज्जैन का प्रिंट है, इन सबको पहले हम करवा चुके हैं। संस्कृति की पहली G20 वर्किंग ग्रुप बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? देखिए, G20 का क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो G20 की जो कल्चरल ग्रुप की बैठक हुई थी वो कहां पे हुई थी? पहली बैठक पूछा है इसमें। इसकी जो कल्चरल बैठक हुई है G20 की, ये टोटल 4 जगह हुई थी। पहली बैठक हुई थी ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी, दूसरी जो बैठक हुई थी ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी, तीसरी जो बैठक हुई थी ये इसकी हम्पी कर्नाटक में हुई थी, और चौथी बैठक हुई थी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी।
सबसे बड़ी सौर बैठक, सोलर क्वार्टर्स स्टेट लीडरशिप मीट। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो नॉर्मल जो ये सोलर क्वार्टर हुआ है उसका पूछा जा सकता है आपसे, और ये दूसरा है स्टेट लीडरशिप मीट। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित की गई थी? ये सोलर की सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में ये बैठक हुई थी, तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? अगर आपसे स्टेट लीडरशिप मीट नहीं दिया जाता है तो ये इंदौर में है, और स्टेट लीडरशिप मीट दिया जाता है तो भी इंदौर में है। दोनों में फर्क यह है कि जो स्टेट लीडरशिप मीट समिति मीट हुआ था ये 2024 में हुआ है, और उससे पहले जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। दोनों का ही करेक्ट आंसर इंदौर है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2023 रिपोर्ट का ये 5th एडिशन जारी किया है। अब मध्य प्रदेश इसमें किस कैटेगरी में आता है? देखिए ये काफी चर्चा में भी रहा था जब ये रिपोर्ट आई थी, लीड्स 2023 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, और ये 5वां एडिशन आया था 2023 में। मध्य प्रदेश का इसमें जो कैटेगरी दी गई थी, इसमें एक कैटेगरी है जो अचीवर्स की कैटेगरी थी, अचीवर्स की कैटेगरी है। दूसरी थी जो फास्ट मूविंग वाली कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी थी जो एस्पायरर्स की कैटेगरी थी, एस्पायरर्स की कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी थी। इसमें जो डिफरेंट जोन इसमें बनाए गए थे वो एक कोस्टल जोन बनाया गया था कि कोस्टल जो स्टेट हैं उनको वो इस कैटेगरी में कहाँ पे आते हैं, कोस्टल स्टेट। दूसरा इसमें लैंडलॉक जो स्टेट हैं, तीसरा नॉर्थ ईस्ट लिया गया था, और चौथा इसमें यूनियन टेरिटरीज को लिया गया था। तो ये 4 ग्रुप 4 कैटेगरी, और इधर भी इन्होंने 3 कैटेगरी रखी थी। स्टेट्स को 4 कैटेगरी में रखा था, और जो ये इनका कौन सा स्टेट किस की परफॉर्मेंस क्या है वो 3 कैटेगरी बनाई थी। मध्य प्रदेश है, ये ऑब्वियसली लैंडलॉक्ड है। छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये लैंडलॉक स्टेट है। ये 4 या 5 हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, ये लैंडलॉक स्टेट हैं। तो मध्य प्रदेश इसी कैटेगरी में आता है, और वो किस में है? फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में है मध्य प्रदेश इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहां से देखिए ये तो स्टेट वाइज रिपोर्ट हो गई, अगर इसी का ही एक एलपीआई है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसका बात करें 2023 का, वो भी इसी रिपोर्ट यही रिपोर्ट है, लेकिन वो नेशन वाइज है, कंट्रीज वाइज है। तो उसमें इंडिया की जो रैंक है टोटल 139 कंट्रीज की रैंकिंग आई है 2023 की। तो एलपीआई इंडिया का जो है वो 38th है, 38वां है इंडिया का रैंक इसमें। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 3 औद्योगिक क्षेत्र सितौली, बानमोर और मालनपुर से घिरा हुआ है? देखिए ये इंडस्ट्रियल रीजन है, काफी फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इनमें से कौन सा जिला है जो इन तीनों इंडस्ट्रियल रीजन से घिरा हुआ है? ये ग्वालियर है, ये सितौली है। इसका तो नेशनल हाईवे भी पूछा जाता है कई बार, छोटे जो पटवारी वगैरह के एग्जाम है उनमें। तो यहाँ पे NH75 है। ये बानमोर है, यहाँ NH3 है, और मालनपुर है, यहाँ NH92 है। मालनपुर इनमें तीनों में सबसे बड़ा है। डी है इसका करेक्ट आंसर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए ये पिछले 2 साल में, लास्ट 2 इयर्स में कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये काफी चर्चा में रहा है। उसकी कई वजह हैं। सितंबर 2022 में इसमें नामीबिया से 8 जो चीते हैं उनको कूनो नेशनल पार्क लाया गया था, जिसको प्रोजेक्ट चीता नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इसी में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल भी करवाया था, कूनो वन महोत्सव, और ये पहला एडिशन था इसका
जो कूनो वन महोत्सव था, इसका ये पहला संस्करण था जो 17 सितंबर 2023 को, 17 दिसंबर को था एक्चुअली, ये 17 दिसंबर 2023 को करवाया था पहला कूनो वन महोत्सव। तो ये आप इसको डेट जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए आपसे डेट की पहला कूनो महोत्सव का जो पहला संस्करण है कब आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा 17 दिसंबर 2023 को। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को यहाँ कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, तो पिछले 2 साल से चर्चा में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये श्योपुर जिले में है, और इसको जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कब डिक्लेयर किया गया था? 1981 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था, और बाद में नेशनल जो पार्क है इसको इसका दर्जा कब दिया गया था? 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। प्रसिद्ध सरोद वादक अजमत अली खां का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? जो अजमत अली खां है ये शास्त्रीय सरोद वादक है, शास्त्रीय संगीत परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में कहां से है? ये ग्वालियर से है। सेनिया वंश घराने से थे ये। अगर इनका पूछा जाता है किस घराने से हैं, तो ये सेनिया वंश घराने से थे। सामूहिक समूह में जो संगीत का कार्यक्रम होता है वैसा होता है शास्त्रीय संगीत का, सरोद वादक। हेलियोडोरस स्तंभ मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ मध्य प्रदेश में, हेलियोडोरस एक्चुअली जो विदिशा है सांची, यहाँ पे है। बौद्ध धर्म के स्तूप है यहाँ पे, और जो ईसा पूर्व दूसरी सेकंड सेंचुरी थी उसमें इसका निर्माण करवाया गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता था? एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड डबल में ये सिल्वर मेडल किसने जीता है, ये पूछा गया है। तो ये जीता था सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने। सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने जीता था, और सिल्वर इसलिए मिला क्योंकि ये फाइनल में चाइनीज जो मिक्स्ड जोड़ी थी उससे हार गए थे। फाइनल में चीनी जोड़ी से हार गए थे। अशोक की सिंह राजधानी क्या दर्शाती है? देखिए, सिंह राजधानी अशोक की जो है वो क्या दर्शाती है? सिंह राजधानी स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म और मौर्य का मूल दर्शाती है, और इससे ये संभवतः धर्म के प्रचार और शायद सभी दिशाओं में मौर्य जो साम्राज्य की सीमा या साम्राज्य के जो 4 भाग थे उसका प्रतीक माना जाता है इसको, सिंह को। जो अशोक स्तंभ वाला सिंह है उसकी बात हो रही है, अशोक की सिंह राजधानी। शेर बुद्ध पहले जो शाक्य मुनि थे, शाक्य कबीले के सदस्यों के रूप में भी दर्शाया जाता है शेर को। शेर की सिंह है ये रॉयल्टी और जो लीडरशिप है उसका भी एक प्रतीक होता है। बौद्ध में राजा अशोक का भी प्रतिनिधित्व था। तो जिन्होंने इन स्तंभों का आदेश दिया था वो बौद्ध धर्म को लेके था, और मूल मेनली बात की जाए तो शेर के ऊपर एक पहिया भी लगा होता था। तो जो इसकी राजधानी है वो क्या दर्शाती है? ये एकता का प्रतिनिधित्व करता है। HTML, लोगो, मैटलैब ये किस भाषाओं के उदाहरण है? आईसीटी का क्वेश्चन है ये। देखिए, जनरली जो सामान्य प्रयोजन भाषा है, ऐसी भाषा जो सामान्य प्रयोजन भाषा नहीं है या जो जनरल पर्पज लैंग्वेज नहीं है, जनरल पर्पज के लिए जो लैंग्वेज यूज ली जाती है वो लैंग्वेज नहीं होती है। वो पूछा गया है कौन सी लैंग्वेज है जिनमें इसका यूज किया जाता है। जैसे DSL है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, इसी तरीके के लैंग्वेज के उदाहरण है। ये DSL होता है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये इसी के एग्जाम्पल है।
निम्नलिखित में से कौन एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यावसायिक सोशल नेटवर्किंग साइट है? इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा कमर्शियल पर्पज के हिसाब से पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन सी वेबसाइट या कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को ज्यादा चलाते हैं। तो कमर्शियल पर्पज के लिए जो सबसे ज्यादा चर्चा में है या जो सबसे ज्यादा लोग कमर्शियल पर्पज के लिए जिस सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज लेते हैं, और ये इंडिया की बात नहीं है, सभी जगह की बात हो रही है, ये लिंक्डइन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग अपने अपने फील्ड के काम लेते हैं। आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आपने अपना रिज्यूम या बायोडाटा बना के इस पे कर दिया, आपने अपना एक पेज बना लिया, तो फिर लोग आपसे जुड़ते हैं कि भाई आपका जो फील्ड है उससे रिलेटेड काम है, अब किसी को जरूरत है तो आपसे कांटेक्ट करता है, और फिर उसी हिसाब से सारी चीजें एग्रीमेंट वगैरह जो भी है वो तय होते हैं। काफी लोग इस पे अपना काम करते हैं, अर्निंग्स करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? इनमें से कौन है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो देखिए, भगवत दयाल शर्मा है, ये हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल गौर, अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये ऑलरेडी टॉपिक करवाए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो भी करवाया जा चुका है। यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिवीजन के जो टॉपिक हैं वो जरूर कीजिएगा, वहां से काफी क्वेश्चन आएंगे और आपको काफी मदद मिलेगी ये सब इजीली समझने में। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह प्रचलन में मौजूद सभी 2000 रुपए के नोटों को वापस ले लेगा। कब तक वापस ले लेगा? आरबीआई ने अनाउंस किया था कि जो भी ₹2000 तक के नोट हैं वो उनको वापस ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा। वो कौन सी डेट है, कौन सा महीना है, कब तक वापस ले लेगा? तो ये आरबीआई ने कहा था कि सितंबर 2023 तक आप में से किसी के पास 2000 के नोट हैं तो जमा करवा दीजिए, अदरवाइज उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि ये आरबीआई विड्रॉ कर रहा है, सितंबर 2023 तक का कहा था। जीआईएफ निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? जीआईएफ है, ये किसका विस्तार है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जीआईएफ। ये जो मीम्स वगैरह देखते हैं आप, ये जीआईएफ ही होता है ज्यादातर। ये एनिमेटेड में होते हैं एक्चुअली, जो मीम्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये क्या करता है कि जो कोई भी फाइल है, उसकी फाइल की क्या, कौन सी किस तरीके की उसकी एक इमेज है या उसका क्या फ्रेम है, वो उसको इस मेनली एनिमेटेड कर देती है। उसकी जो छवि वगैरह है, उसका कलर या उसकी जो क्वालिटी है, कई तरह की चीजें है इसमें आप देखते होंगे आजकल ये सब। वायरलेस नेटवर्क पर निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपाय है? वायरलेस नेटवर्क पे इनमें से कौन सा सुरक्षा उपाय है, सुरक्षा की विधि है? ये होता है मैक फिल्टरिंग। मैक फिल्टरिंग क्या है? इसमें हर एड्रेस को एक 48 बिट से जोड़ दिया जाता है। 48 बिट का जो एड्रेस होता है उससे इसको डायरेक्ट किया जाता है, हर जो एक एड्रेस पता होता है उसको, और उससे निर्धारित किया करता है कि वो नेटवर्क तक पहुंच सकता है या नहीं, इस 48 बिट से। और बाद में है जो जैसे कोई भी आपके उपकरण सेट है, कोई भी उसको सूचीबद्ध कर लिया आपने, उसमें भी ये मदद करता है। आपको अपने वाईफाई पर आवश्यकता होती है, कोई चीज आप उसको परमिशन नहीं करते हैं, वाईफाई पे नहीं चाहते हैं, उसको सीमित करना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, तो वो भी कर सकते हैं। या कोई चीज उसको आपको नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। आप जब कई बार देखा होगा, कोई चीज आप अपने मोबाइल में किसी का वाईफाई ऐड करते हैं या फिर आप अपने वाईफाई को ऐड करते हैं, तो पूछता है कि इसको आप पर्सनल बना रहे हैं, होम बना रहे हैं या फिर टेम्पररी बना रहे हैं, गेस्ट बना रहे हैं, तो वो सब सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। मैक फिल्टरिंग कहते हैं इसको। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा और आप देख सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। छतरपुर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में स्थित है? छतरपुर है, ये मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में है? अभी 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। 10 कौन से हैं? ग्वालियर है, चंबल है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, ये 10 संभाग है। छतरपुर है, ये सागर डिवीजन है, उसका पार्ट उसमें आता है। अब सागर डिवीजन में और कौन से आते हैं आप जरूर इसको और डिटेल में देखिएगा। सागर में है, सागर डिवीजन की बात कर रहे हैं, सागर है, दामोह है, दमोह के अलावा आ गया पन्ना है, या फिर इसमें छतरपुर आ गया है, टीकमगढ़ आ गया है, निमाड़ी आ गया है, ये सभी इसी सागर डिवीजन में आते हैं। तो ये जो 10 डिवीजन है, 55 डिस्ट्रिक्ट है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार मोटा मोटा सा थ्रोली ताकि आपको ध्यान रहे। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोटमार मेला है, ये पत्थर मेला है एक तरीके से। इसमें क्या होता है कि ये नदी के दोनों तरफ जो 2 गांव हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर गोट मीन्स पथराव शुरू करते हैं, और एक वो बीच में जो पेड़ का तना है उसके ऊपर झंडा वगैरह लगा रहता है, तो उसको एक दूसरा कोशिश करता है हटाने की। ये परंपरा काफी टाइम से चलती आ रही है। पहले ये पार्ट हुआ करता था छिंदवाड़ा का। ये जब पहले करवाते थे इस क्वेश्चन को, तो गोटमार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किस जिले में? तो छिंदवाड़ा में। और अभी इसका आंसर आएगा, छिंदवाड़ा नहीं आएगा, ये इसका आंसर जो आएगा पांडुर्णा आएगा। पांडुर्णा इसका आंसर आएगा, क्योंकि पांडुर्णा है ये नया जिला बना है, 55वां जिला बना है, और ये किसमें है? जबलपुर डिवीजन में है। जबलपुर डिवीजन में 9वां जिला है। ये छिंदवाड़ा से अलग होकर 2023 में बनाया गया है पांडुर्णा को। तो अब इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, पांडुर्णा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं। टोटल 230 असेंबली की सीट है मध्य प्रदेश में, इसमें से 47 है जो अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए है जो 35 अनुसूचित जाति के लिए है, रिजर्व रहती है ये। अभी आगे डिलिमिटेशन वगैरह होगा कभी जब ये सब बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के घाटी के अंतर्गत नहीं आता? तापी नदी घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा राज्य जो तापी रिवर वैली है उसका पार्ट नहीं है? कौन सा राज्य नहीं है? देखिए जो तापी रिवर है, ये नर्मदा रिवर, तापी रिवर वैली, ये पढ़ाया हुआ है कई बार अच्छे से। महाराष्ट्र है, गुजरात का कुछ मैदानी भाग इसमें आते हैं, महाराष्ट्र का काफी पार्ट आता है इसमें, मध्य प्रदेश और गुजरात ये इसमें आते हैं। आगे जाके ये नर्मदा नदी के साउथ से बहती है, अरब सागर में गिरने से पहले वेस्टर्न की साइड जाके होती है। बैतूल जिला पढ़ा होगा आपने, मुल्ताई, वहां से निकलती है तापी। तो राजस्थान है, यहां से तापी रिवर वैली का नहीं है संबंध। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण है? नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फायरवॉल्स है, ब्रिजेज है, रिपीटर्स है, ये सभी इसका हिस्सा है। देखिए नेटवर्क जो डिवाइस है या फिर नेटवर्क उपकरण कहें, ये क्या होता है? डेस्कटॉप है आपका, कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम हो गया, सर्वर है, या जो थिन क्लाइंट है, कंसोल्स है, फायरवॉल हो गया, ब्रिज हो गया, रिपीटर है, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहें आप, स्विच कहें, हब, मॉडेम, राउटर, ये तमाम जो आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, वेबकैम है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप इतने एग्जाम्पल के बाद। आपका वेबकैम, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्विच, हब, मॉडेम, राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, रिपीटर है, ब्रिज है, फायरवॉल है,
डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर आपका जो कंसोल है, थिन क्लाइंट है, ये सभी नेटवर्क उपकरण के उदाहरण हैं या फिर नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित झरनों की ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिए आरोही मतलब कम से ज्यादा में करना है। सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है ये बहुटी वाटरफॉल है। अभी ये मऊगंज जिले में आ गया है, पहले रीवा में था और अब मऊगंज नया जिला बन गया है तो मऊगंज में आ गया है। ये मऊगंज कब बना है जिला? मऊगंज नया जिला बना था 15 अगस्त 2023 को, रीवा से अलग होके। तो ये जो हाईएस्ट वाटरफॉल है बहुटी, ये मऊगंज जिले का हिस्सा है। तो और दूसरा है जो चचाई वाटरफॉल है, इसकी जो हाइट देखेंगे बहुटी की तो 198 मीटर है। चचाई वाटरफॉल है ये 130 मीटर है। इसके अलावा कपिल धारा आता है। कपिल धारा वाटरफॉल कहाँ पे है? ये अमरकंटक में है। धुआंधार वाटरफॉल है, ये कई बार करवाया जा चुका है, जबलपुर में बेड़ा घाट। इसकी लगभग 18-20 मीटर के आसपास है इसकी हाइट। तो इससे आपको करेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या आंसर आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। यहां में मऊगंज नया, ये मऊगंज है, मऊगंज नया जिला बना है। तो देखिए एक तो ये बहुटी जो वाटरफॉल है ये मऊगंज में है। दूसरा यहाँ पे देव तालाब शिव मंदिर और है, शिव मंदिर देव तालाब, वो भी कई बार स्टेट पीएससी या कई जो एमपी के एग्जाम से उनमें पूछा गया है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। देव तालाब शिव मंदिर वो भी अब मऊगंज में ही है, रीवा में नहीं है। काफी अट्रैक्टिव प्लेस है। मिशन चंद्रयान 3 पर विभिन्न गतिविधि आधारित सहायता सामग्री तक पहुंचने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था? देखिए G20 हो गया, अभी ब्राजील में हो रहा है 2024 का, ये ध्यान रखिएगा। 23 का यहां हुआ था हमारे। या फिर चंद्रयान 3 है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। या फिर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो वर्ल्ड कप आपने सबने देखा होगा, तो वो तो आपको पता होगा। अभी रिसेंट का जो T20 वर्ल्ड कप का अभी जो स्पोर्ट्स का स्पेशल रिवीजन करवाया था उसमें करवा दिया। अभी वेस्ट इंडीज और यूएसए में चल रहा है T20 मेंस वर्ल्ड कप। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री का वैसे तो सेपरेट टेस्ट भी करवाए हैं हिस्ट्री पे, लेकिन हिस्ट्री में कौन से वंश की स्थापना किसने की है ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा उस पूरे डायनेस्टी में कोई पॉपुलर लीडर रहा है, पावरफुल लीडर रहा है, तो उसने उसका देख लीजिएगा। या फिर किसी सिटी की, शहर की स्थापना की है तो कौन से वंश के किस राजा ने की है, ये आपके हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री से पहले का है, ये इतना कर लेंगे तो भी आपके सफिशिएंट रहेगा। अब एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो ऐप बनाया था, ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये था अपना चंद्रयान। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ये सब तो आपको पता है, ये सब करवाए गए हैं। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो मिशन चंद्रयान 3 है उसके जो मूवमेंट्स हैं उस पर आधारित जो उसको सहायता सामग्री के लिए एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया था। शिव शक्ति पॉइंट ये भी करवाया हुआ है। तो ये चीजें तो न्यूज वगैरह में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर आपने अपने तरफ से पता होगी। करुण चंडोक इनमें से किस खेल से संबंधित है? करुण चंडोक है ये कार रेसिंग। कार रेसिंग, ये एक इंडियन रेसलर हैं और इन्होंने है जो फॉर्मूला 1 रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था 2010 में।
2010 में इन्होंने जो इस्पानिया रेसिंग है उसके लिए पार्टिसिपेट किया था, उसके लिए रेस की थी। 2013 में इन्होंने जो सैफरात मोटर स्पोर्ट है उसके लिए किया था। 2014-15 में इन्होंने महिंद्रा के लिए रेसिंग फॉर्मूला का उद्घाटन किया था। तो ये, और अभी रेसिंग का आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में, कई वीडियोस देखे होंगे आपने, वो काफी चर्चा में था। तो ये ध्यान रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, वो सब इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन करवाया है। सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट में प्रतियोगिता का फोकस किस खेल पर है? ये सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट प्रतियोगिता है, इसका फोकस मेनली किस खेल पे है? देखिए, ये स्पोर्ट्स है और उनके साथ एसोसिएटेड ट्रॉफी या आप कप कह लीजिए, हॉकी है। ये सुल्तान ऑफ जौहर कप की बात हो रही है, ये इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक आगा खान कप होता है, वो भी हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा एक नेहरू ट्रॉफी है या फिर एक बीटन कप है, ये हॉकी से एसोसिएटेड है। तो हॉकी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं वो कौन सी हैं? सुल्तान ऑफ जौहर कप, आगा खान कप, बीटन कप और नेहरू ट्रॉफी। क्रिकेट का है, क्रिकेट से संबंधित जो फेमस ट्रॉफीज हैं, ईरानी कप है। इसके अलावा सीके नायडू है, देवधर है, या फिर देवधर ट्रॉफी, या फिर इसके अलावा एक जिलेट कप और होता है, जिलेट कप, ये क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करते हैं तो अमृत दीवान कप है, अमृत दीवान कप, या फिर एक थॉमस कप होता है जो मेंस के लिए होता है, मेंस के लिए, और एक उबर कप है, उबेर कप, ये महिलाओं के लिए होता है बैडमिंटन में। फुटबॉल की बात करते हैं तो बंदोड़कर ट्रॉफी होती है फुटबॉल में, डूरंड कप है, फुटबॉल से संबंधित है, रोवर कप है, फुटबॉल से संबंधित है, और संतोष ट्रॉफी है, फुटबॉल से संबंधित है। आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो सुल्तान जौहर कप हॉकी से। भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा, ये भीलों के जो भील समुदाय में क्या है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भीलट बाबा भीलों के जो प्रमुख देवता हैं उनमें से एक माने जाते हैं। भीलट देव हैं, सांपों से इंसानों और जानवरों की रक्षा करने के लिए माना जाता है इनको, और जो आषाढ़ मास है उसकी अमावस्या को इनकी पूजा की जाती है। और निमाड़ में है एक प्रसिद्ध, सुना होगा आपने, संत सिंगा जी, उन्हीं की भांति गवली परिवार में पशुपालन करके जीवन यापन करते थे। और सतपुड़ा रीजन में इनका, सतपुड़ा जो पीक है वहां पे तपस्या की थी, उसके लिए भी जाने जाते हैं। वहीं पे समाधि ली थी इन्होंने, जो भीलट बाबा हैं। तो वहां पे आज भी इनके नाम से भीलट देव की तपोभूमि समाधि स्थल बना हुआ है सतपुड़ा में। बी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की विपक्षी दल की पहली महिला नेता कौन थी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन मध्य प्रदेश की, वो भी पहली महिला कौन थी? देखिए, जमुना देवी, ये मध्य प्रदेश की विपक्षी दल की पहली महिला नेता थी। वैसे तो देखिए, विपक्षी दल के पहले नेता कौन थे, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी दल के पहले नेता कौन थे, तो विश्वनाथ तामस्कर थे, विश्वनाथ तामस्कर। और वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे विश्वनाथ तामस्कर। लेकिन जमुना देवी हैं, ये रही है 2003 से और 2010 तक, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है।
मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, जो मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन है या फिर इनका अपॉइंटमेंट है, ये कौन करता है? इनके सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिशों के आधार पे ये सब इनकी नियुक्ति करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गया या फिर इसके सदस्य हैं, इनके लिए एक कमेटी बना रखी है। उसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, और जो होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग का जो मंत्री होगा वो होता है। उसके अलावा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विधानसभा में वो होता है। ये मिलके मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, होम मिनिस्टर और विपक्ष के जो विधानसभा में नेता हैं, ये मिलके एक कमेटी को लीड करते हैं। कमेटी में होते हैं ये सब, और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पे ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनके जो अधिकार हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993। उसके अनुसार ही किया गया था मानवाधिकार आयोग का गठन। कौन सी सूची में है ये? 7th शेड्यूल में है। समवर्ती सूची से संबंधित जो भारतीय संविधान में है मानवाधिकार, उसके उल्लंघन की जांच करने का प्रावधान है, जो राज्य सूची के भी अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, राज्यपाल करता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की सीट वैकेंट ही है, परमानेंट नहीं है, लेकिन अभी एक्टिंग चेयरमैन बना रखा है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है। और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ये हैं मनोहर ममतानी। मनोहर ममतानी है ये एक्टिंग चेयरमैन है अभी मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। शायद जहां तक अगर मैं सही हूं तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट में थे पहले, एडवोकेट वगैरह कुछ, या शायद हाँ, जहां तक एडवोकेट ही थे या जज से रिटायर्ड थे, कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? प्रेसिडेंट रूल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये मान के चलिए। राष्ट्रपति शासन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जहां तक है, जो पूरा देखा है, रिसर्च किया है, उस हिसाब से बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार लगा था 30 अप्रैल 1977 को, दूसरी बार लगा था 17 फरवरी 1980 को, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 में। ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो दूसरी बार 1980 में। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? देखिए, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे। तो जो टेम्पररी मेमोरी की बात हो रही है, रोम, ये टेम्पररी मेमोरी होता है कंप्यूटर में। ये रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। तो ये परमानेंट होता है। इसका क्या यूज होता है? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी प्रोग्राम को बूट करना है या कोई प्रोग्राम को शुरू करना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये परमानेंट है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ये मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू। ये सबसे बड़ा पठार है, लगभग 28% है, 28% में फैला हुआ है ये। मालवा प्लेट्यू का करवाया हुआ है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? आपके इंदौर हो गया, इंदौर के बाद उज्जैन है, या फिर देवास है, आगर मालवा है, या फिर रतलाम है, धार हो गया, झाबुआ है। ये सभी मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। केन बेतवा परियोजना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? केन बेतवा परियोजना है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ये एक्चुअली केन बेतवा क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है, नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना थी ये,
जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड रीजन था उसको सिंचित करने के लिए मध्य प्रदेश में केन नदी से जो पानी है उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी की तरफ मोड़ा गया था, और यही नदी जोड़ो परियोजना है केन मध्य प्रदेश की, उसका पानी उत्तर प्रदेश में बेतवा में। तो ये कहां पे है केन बेतवा परियोजना? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होके गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? नर्मदा नदी कहां से ओरिजिन है इसका? ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिम की तरफ बहती है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को पार करके और खंबात की खाड़ी में जाके मर्ज हो जाती है। वीजीए में जी का पूर्ण रूप क्या है? वीजीए में जी का पूर्ण रूप क्या है? वीजीए क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे ये होता है वीजीए। तो इसमें जी क्या है? ग्राफिक्स है। एक कनेक्टर होता है, एक्चुअली मानक कनेक्टर का कह सकते हैं इसको, जिसका यूज कहाँ होता है? कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का जो वीडियो आउटपुट है उसके लिए किया जाता है। इसको किसने डेवलप किया था? आईबीएम ने डेवलप किया था इसको। कब किया था? 1987 में किया था। वीजीए एनालॉग सिग्नल का यूज करता है ये। और इसका क्या अर्थ है एनालॉग सिग्नल का यूज करता है? इसका मतलब ये केवल कम रिजोल्यूशन और स्क्रीन की जो लो क्वालिटी है उसमें भी सक्षम है, यही इसकी स्पेशलिटी है। प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है? प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार ये अभी स्पोर्ट्स का करवाया था, उसमें पूरी डिटेल बताई है कि मध्य प्रदेश के जितने भी अवार्ड्स हैं, कौन से खेल हैं, वो सारा करवाया हुआ है पिछले रिवीजन टॉपिक में। अगर आपने नहीं किया है तो ये मलखंभ के लिए दिया जाता है। कब से हुई थी इसकी शुरुआत? प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार की शुरुआत 10 अप्रैल 2013 से। चाहे तो चेक करिएगा एक बार, जहां तक है यही है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का अभी इनमें से जनक किसको माना जाता है? देखिए वैसे तो चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो आधुनिक कंप्यूटर का है ये ट्यूरिंग OBEFRS, ये अंग्रेजी गणितज्ञ है, कंप्यूटर वैज्ञानिक है, तर्कशास्त्री है, ये विश्लेषक है, दार्शनिक है, और इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का इनका विचार आया जो प्रक्रियाओं को संख्या में बदल दे, जो भी एक्टिविटी हो रही है ना उसको नंबर में चेंज कर दे। उसके लिए इन्होंने ये बनाया है, एलन ट्यूरिंग ने, उसको नाम दिया एथन मैटिसन ट्यूरिंग OBEFRS, ये ऐसा कुछ नाम दिया है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। चार्ल्स बेबेज पिछली सदी की बात हो गई, अभी की सदी में यही चल रहा है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए ये पढ़ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वो दूसरे जो राज्य हैं कौन से उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे धार, ये झाबुआ अलीराजपुर हो गया, भिंड मुरैना हो गया, इस तरीके से नीचे बुरहानपुर वगैरह। तो ये देख लीजिएगा जो बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट हैं कौन से हैं, या फिर सबसे ज्यादा जिलों से कौन सा किस जिले की सीमा लगती है। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। 2 राज्यों के साथ सीमा इनमें से शिवपुरी की लगती है। ये एक तो यूपी में इसका बॉर्डर लगता है झांसी से, और दूसरा इसका बॉर्डर जो लगता है राजस्थान में कोटा से लगता है, कोटा जिले से। इससे कौन से जिले हैं? जैसे मुरैना है, एक तो मुरैना है, शिवपुरी है, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, ये सभी लगभग 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं।
जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट पड़े तो उसके आसपास के जिलों को भी देख लिया कीजिए। जैसे इसी की बात करें शिवपुरी की, तो इसके साउथ साइड में अशोकनगर है, अशोकनगर और गुना है, वो इसके सदर्न साइड में है। नॉर्थ में मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है। ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो इसके उत्तर प्रदेश का झांसी है, और पश्चिमी साइड में कोटा जिला है राजस्थान का। मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर समय में कितने मिनट का अंतर है? तो इसके लिए आपको दो चीजें काफी टाइम से बताई जा रही है। 23.5 डिग्री मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, और 82.5 डिग्री का। अब इसी हिसाब से काफी चीजें तय होती है। मध्य प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम के बीच का क्या देशांतर है, अक्षांश है, वो पता होना चाहिए। जैसे 74 डिग्री टू 82 डिग्री, इससे आप डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग पता चलेगा आपको, और ये 34 मिनट इसका सही आंसर है। 1 डिग्री में 2 मिनट होते हैं। हाल ही में शुरू की गई सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? अभी रिसेंटली शुरू की गई है क्षेत्रीय रेल सेवा, इसका नाम है नमो भारत। ये देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, नमो भारत। और इसका है जो एक तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इसको। शिवराज सिंह चौहान को पहली बार किसके स्थान पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था? न्यूज वगैरह में जब आप देखते हैं तो उमा भारती के बाद शिवराज सिंह को बनाया गया था। उमा भारती थी, उनके बाद फिर शिवराज सिंह को बना दिया गया था। उमा भारती इतने टाइम रही, ये इसलिए क्वेश्चन चर्चा में है। ये क्वेश्चन भी इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि अभी काफी साल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, काफी टाइम तक, और उसके बाद में अभी डॉक्टर मोहन यादव को बनाया है। वैसे ही एक टाइम था जब उमा भारती के बाद शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था। तो शिवराज सिंह चौहान है तो उमा भारती ने 2004 में इस्तीफा दिया था, और उसके बाद में बने थे बाबूलाल गौड़। बाबूलाल गौड़ के इस्तीफे के बाद में, और ये देखिए मध्य प्रदेश से जिनका ताल्लुक है, संबंध है, जो जहां वहां के हैं उनको तो मालूम होगा, हो सकता है नहीं हो, लेकिन ज्यादातर को मालूम होगा। लेकिन जो दूसरे स्टेट हैं उनको के जो तैयारी कर रहे हैं या नहीं पता है, क्योंकि न्यूज वगैरह से पता चलता है, बुक में ऐसी चीजें नहीं, कम ही मिलती है। तो उमा भारती नहीं है, बाबूलाल गौड़ के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मध्य प्रदेश में नागाजी मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में नागाजी का मेला है, ये लगभग 1 महीने तक लगता है। मुरैना जिले में लगता है, पोरसा गांव है, यहाँ पे लगता है। तो अगर पोरसा नहीं है, मुरैना है, तो वहां पे लगता है। और अकबर के टाइम पे एक संत हुआ करते थे नागाजी, उनकी याद में ये नवंबर दिसंबर में ये मेला यहाँ पे लगता है। मध्य प्रदेश में लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में लोक नृत्य और कला संग्रहालय है, ये खजुराहो में है। यहीं पे शास्त्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। खजुराहो स्मारक समूह जो है ये छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश में। हिंदू और जैन जो मंदिर है उनका एक ग्रुप है यहाँ पे। ये काफी करवाया हुआ है खजुराहो के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करवाया। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए तीसरे विध्वंसक का नाम क्या है? अभी इंडियन इसमें नेवी में शामिल किया है। ये तीसरा प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, ये तीसरा है। तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, और इसका नाम था इम्फाल। इसको इसने अपने जो बेड़ा है उसमें शामिल किया है। इसको किसने बनाया था? MDL ने बनाया, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने, उसी ने डेवलप किया है, जो महाराष्ट्र की है। भारत में 2024 में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान का नाम क्या है? 2024 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, देखिए अभी एक सैन्य अभ्यास चल रहा है, वो भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, अभी रिसेंटली चल रहा है।
ये 30 मई से शुरू हुआ था और 14 जून तक चलेगा 2024 तक। बहुराष्ट्रीय है, रेड फ्लैग है इसका नाम, रेड फ्लैग 24-2। ये भी बहुराष्ट्रीय है, भारतीय, लेकिन ये कहां पे हो रहा है? इसमें राफेल को उतारा गया है, जो अमेरिका का अलास्का बेस है, वहां पे एल्सन एयरफोर्स बेस है अलास्का में, अमेरिका में, वहां पे राफेल को उतारा गया है। ये चल रहा है रेड फ्लैग अलास्का 24-2, लगभग 2 वीक का है ये। 30 मई से 14 जून तक चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत में होने वाले, तो भारत में जो होने वाले उसकी बात करें तो ये है मिलन 24। स्पेशली ध्यान रखना है, भारत में होने वाले और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। रैम इसमें कितने प्रकार की होती है? देखिए, रैम जो मेनली रैम है, मेनली ये 2 ही तरह की होती है। ये 2 तरह की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक और स्टैटिक, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है। इसको किसी भी रूप में पढ़ा जा सकता है या इसको किसी भी रूप में बदला जा सकता है। आमतौर पे जो वर्किंग डेटा या मशीन कोड है उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज लिया जाता है, लेकिन इसको पढ़ा और बदला जा सकता है किसी भी रूप में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका करेक्ट आंसर। मेनली 2 ही तरह की होती है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? महिला मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला की बात हो रही है। महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी मध्य प्रदेश की पहली? उमा भारती। पहली राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की महिला की बात हो रही है, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल। पहली लीडर ऑफ ऑपोजिशन मध्य प्रदेश की कौन थी महिला? अभी हमने पढ़ा, जमुना देवी। मध्य प्रदेश की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन थी? निर्मला बूच। निर्मला बुच। ये यहां से आपके 4 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, सरोजनी सक्सेना। तो आपको ध्यान रखना है, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सरोजनी सक्सेना पहली महिला न्यायाधीश थी, निर्मला बूच पहली मुख्य सचिव थी, सरला ग्रेवाल ये पहली गवर्नर थी, और लीडर ऑफ अपोजिशन महिला जमुना देवी। इतनी मेहनत के बाद आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, यही उम्मीद है, और यही आपकी तैयारी अच्छी है तो होगा। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष तीनों पदों पर कार्य किया है? इनमें से वो कौन है जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? ये रामकिशोर शुक्ला, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। कुंजीलाल दुबे हैं, ये पढ़ाया हुआ है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पशुपतिनाथ मेला ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष में ये 3 दिन का ये मेला लगता है मध्य प्रदेश में, शिवना नदी के किनारे लगता है। कई सालों से इसका आयोजन हो रहा है। ये मंदसौर में लगता है पशुपतिनाथ मेला, ध्यान रखिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष, शिवना रिवर, मंदसौर। टेस्ट सीरीज के लिए यहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं तो कम से कम जो पीडीएफ दिया है 40+, 15+ टेस्ट का, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां से काफी पेपर आपका क्लियर हो जाएगा।
साथ में रिवीजन के वीडियोस देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल हैं। फिर आपको इश्यू नहीं रहेगा। कोई एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, इतना वाइड सिलेबस है, कोशिश पूरी की है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इधर उधर आ सकता है, बाकी सब करवाया है उसमें से ही आएगा। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, तांबा, हीरा और मैंगनीज, तांबा, हीरा और मैंगनीज, इन तीनों में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश में जो टोटल उत्पादन होता है उसका लगभग 56% मध्य प्रदेश में होता है तांबे का। पहले के बजाय अभी तांबे का उत्पादन बढ़ गया है। आप ज्यादातर तांबे के नाम पे, जैसे राजस्थान का आता है, कॉपर माइंस है, खेतड़ी में 43% होता है, राजस्थान में 4% तांबे का उत्पादन झारखंड में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग तांबे का उत्पादन 56 है या 53 है, आप देख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में ही होता है। पहले 53 था ये, एक्चुअली देखिए जो पहले इकोनॉमिक सर्वे करवाया था उसमें 53% था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 56% है। और हाँ, ये सही है, पहले वाले इकोनॉमिक सर्वे में 53% था और अभी 56.8% है, तो बड़ा है, देश में भी बड़ा है, मध्य प्रदेश में भी तांबे का प्रोडक्शन बड़ा है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, तांबे का ही मलाजखंड तांबा बेल्ट, जो पूरे देश की इंपॉर्टेंट जो प्रमुख माइंस हैं, कॉपर माइंस, उनमें से एक है मलाजखंड, रायपुर मलाजखंड। मैकाल पहाड़ियां और महादेव पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैकाल रेंज और महादेव रेंज, ये कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है, पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैकाल और महादेव, ये अच्छे से करवाया हुआ है, बहुत डिटेल में करवाए हैं ये आपको, सारे माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ये सब काफी डिटेल में करवाया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपके जनरल स्टडीज का जो डिटेल में नहीं करवाया हो। सी इसका करेक्ट आंसर है। पंचमढ़ी पढ़ा होगा आपने, पचमढ़ी करवाया हुआ है, महादेव पहाड़ी पे ये पचमढ़ी, महादेव पहाड़ी पे जो पचमढ़ी है उसी के पास में धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, अब ज्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 100% जब ही दे पाओगे जब एकदम फ्रेश माइंड होगा, कॉन्फिडेंट होंगे आप, और उसके लिए जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। कोशिश रहेगी एक और ऐसा मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवाने की जिसमें कोई टॉपिक रह गए हैं उनको, और बाकी पूरा सिलेबस बेस्ड। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।